का स्वागत है। आज बहस गर्म हम करने वाले हैं अहिल्या की नगरी इंदौर से। 2023 चुनाव को लेकर दोनों के अपने दावे हैं, क्योंकि दिखाई भी दे रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय है। पर क्या ये सक्रियता जनता के पास तक पहुंच पाएगी या बीजेपी सफल रहेगी या कांग्रेस? कुछ और भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मेहमान हैं तमाम मेरे साथ, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इस तरफ कांग्रेस के मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि इसलिए कि 3 कांग्रेस के पास है, 7 बीजेपी के पास है। इस बार कितनी कांग्रेस के पास? इस बार कांग्रेस के पास जो जनता का रुझान है, और भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम 9 विधानसभाओं में से 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे, और मध्य प्रदेश में 140-150 के करीब विधानसभा की। इतना विश्वास क्यों? बिल्कुल, हमको विश्वास बिल्कुल है, आम जनता पे विश्वास है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार, महंगाई मेन मुद्दा होगा, और किसानों के साथ ही छात्रों का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। ये कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो आप पहले भी आते रहे, पहले भी सारे मुद्दे लेकर आते रहे। इस बार जो 2023 में कांग्रेस की इन्हीं मुद्दों पर सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो हमको कई जगह मिलता है, चाहे वो मांगलिया का हो, चाहे सावेर का हो, चाहे राऊ का हो, चाहे आप डरा रहे हैं बीजेपी? नहीं, वो खुलकर नहीं बोल रहा है ना। वो बोल रहे हैं कि बहुत इस बार सबकी सब लेकर आने वाली 9 की 9 सीटें हम लेकर आने वाली। देखिए देवेंद्र भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये बात हो रही है कि वो मल्हारगंज और टोरी कार्नर के अलावा कहीं जाते नहीं है, सांवेर, देपालपुर और महू की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से इंदौर की तो पूरी 9 की 9 सीट जीत रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में हम 170 के आसपास सीट जीत रहे हैं। और क्योंकि जितनी ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के मित्र, किसान का मुद्दा होगा, युवा का मुद्दा होगा, ये जितनी भी बातें हैं। पिछली बार आपने कहा था अब की बार 200 पार, आपके अमित शाह जी कह रहे हैं अब की बार 150 पार, आप कह रहे हैं 170 पार। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, और हमने जो बोला हमने वो किया है। और हमने पिछली बार कहा था, अब जैसे कि कांग्रेस के मित्र हैं अभी सनातन का विरोध कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और केवल इस विकास पर आ जाएगी। नहीं सनातन। एक मिनट अब जैसे ये कांग्रेस के विवेक खंडेलवाल जी यहाँ खड़े हैं। एक हाँ, आपने भी लगाया है। ये विवेक खंडेलवाल जी खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका नाम विवेक खंडेल सनातन पर ही होगा क्या? इंग्लिश में इनका नाम डिस्क्रेशन खंडेलवाल लिखेंगे क्या? जवाब चलिए, मैं चाह रहा था विकास पर बात हो, लेकिन सनातन पर जल्दी से। देखिए भारतीय जनता पार्टी 150 पार पे आ गई है, 200 पार के बाद 150। 170 कह रहे हैं आपके मैम। नहीं, इनके ये शायद गृह मंत्री जी को सुनते नहीं है। इनके प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह जी 150 पार का नारा देके गए, तो ये इनको सुनना और समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बाद 5 शब्द है: हिंदू, मुसलमान, धर्म, इंडिया, पाकिस्तान और गांधी परिवार। अगर ये 5 शब्द निकाल दिए जाए तो इनकी डिबेट यहीं खत्म हो जाती है। निश्चित रूप से मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, ये खुद कांग्रेस को वोट दे के आएंगे। शर्त लगा लीजिए, खुद कांग्रेस को वोट दे के। आपको कैसे पता? मैं बता रहा हूँ ना, इनका चेहरा, ये चेहरा देखो ना, ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है। ये जितने खड़े हैं ना, सब कांग्रेस को वोट दे के आएंगे। ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान निकल जाए। कांग्रेस को वोट देंगे आप? देखिए विवेक भैया ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार इन सब ने मिलकर भाजपा को वोट दिया है, तो इनको ये गलतफहमी हो गई है कि हम सब भी ऐसा करने वाले हैं। क्या हमारी सरकार बनी हुई थी जी? देखिए ये भाजपा जो पार्टी है, ये एक खरीदार पार्टी है। इस तरह से नहीं बनती है तो खरीद के बनाते हैं। से ना खरीद लें वो। इनको सत्ता का बहुत लोभ है? आप वो कह रहे हैं माल बिकाऊ है तो हम खरीद। आप कुछ बिकाऊ आ जाते हैं ना, कुछ गद्दार आ जाते तो कोई आप स्वीकार करते हैं कि अभी हमारे मित्र ने स्वीकार किया भाजपा के कि हम खरीदने को तैयार है, मगर अगर बिकने का है तो जनता के वोटों को खरीदने की स्वीकृति अभी हाल ही प्रवक्ता जी ने हमको प्रदान करी है। रही बात जिला ग्रामीण की, तो सांवेर में 20 साल बूथ पे बैठ के आया हूँ। अभी हाल जन आशीर्वाद में मंत्री जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं सांवेर के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि विकास तो दिखा दो, तो बोल रहे भीड़ दिखा दो। अरे खरीदी हुई भीड़ अभी बताया ना उन्होंने, आपके पास से ही तो गए, वो आपके पास से ही तो गए। अरे खरीदी हुई भीड़ दिखा रहे हैं, वो भी खरीदा हुआ माल था। अभी सिर्फ में खरीदी भीड़ दिखा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के मित्रों का जो है कुल मिला के कांग्रेस के पेड वर्कर लोग हैं ये, और तनख्वाह लेकर काम करते हैं।
और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, और भारतीय जनता ये मैं चाहूँगा कि ये मुद्दों पर बात करें, और मुद्दों पे यदि बात करेंगे तो एक समय मध्य प्रदेश के अंदर सुन लीजिए जी, केवल मध्य प्रदेश में 311 मेडिकल की सीट हुआ करती थी। आज बता रहा है मेडिकल, आज 4000 डॉक्टर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं हर साल। पहले मात्र 3000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इनके शासन में हुआ, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो गया है। पहले मात्र 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी, आज मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती हो रही है। किसान खुशहाल है, 0% पर उसको ब्याज मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना। मैं कहता हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं नियमित ला रही है, तो मैं कहता हूं कि जितने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो अपनी विधायक निधि के का काम तो जनता के हित में करते हैं, मगर जो उनको तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह छोड़ के महिलाओं के लिए काम करके बताए। 1 महीने की तनख्वाह छोड़ के बताएं, अगर सच में महिलाओं के लिए काम करना है। विधायकों की तनख्वाह क्यों छुड़वाना चाहिए? क्यों नहीं छोड़ सकते? जब आप महिलाओं के लिए आप उधार लेके घी पियेंगे, मगर अपने जेब से पैसा महिलाओं के काम के लिए नहीं दे सकते? 500 रुपये गैस की टंकी का फिर इन्होंने लालच क्यों दिया? अगर इनको आपने तो दे ही दिया। इनको अगर ऐसा लग रहा था तो इन्होंने 500 रुपये का लालच क्यों करा? गैस की टंकी का क्यों बोला? आज हमारा पूरा आज व्यापारिक क्षेत्रों में इतना विकास है, व्यापारिक आज जीएसटी पूरा दे रहा है, इनकम टैक्स पूरा दे रहा है। आज देश का विकास, प्रदेश का विकास भी इस तरीके से जो 450 का सिलेंडर की बात कह दी, अब वो 500 की कह रहे थे, आप तो वहीं गए आप। ठीक है ना, 450 का है, पर हमने हमारी तरफ से बहनों को भी हमने योजनाओं में दिया। हमारे पीछे पीछे ये चल रहे हैं, हम इनके पीछे नहीं चल रहे हैं। आपने दे दिया वो कह रहे हैं, ऐसा क्या? तो दे ही रहे ना, वो कह रहे हैं हमने दे दिया। बोलते हैं कि आम जनता के बीच में सुविधाओं को रेवड़ी बोलते थे, अब आपके गृह मंत्री अमित शाह आके रेवड़ी बांट रहे हैं, और मामाओं ने तो 22,000 के ऊपर कर दी घोषणाएं, और रेवड़ी बांटना उनका परमानंद का काम है। लोग ने भी कहा नारी सम्मान में दे देंगे। हम तो जनता के हित में शुरू से ही है, हमने कभी इस चीज को रेवड़ी नहीं कहा है। जनता गरीबों के बीच में पहुंचना चाहिए, और ये 1000 रुपए देंगे नहीं, 500 रुपए टंकी हम बीघा काट के बिना रजिस्ट्रेशन के। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? रेवड़ी मोदी भी बांट रहे हैं। रेवड़ी की बात देखिए, चुनाव में रेवड़ी तो आ गई, ये बात तो सच है। देखिए, ये कहने की बात है, आप देख रहे हैं इनकी बौखलाहट, हम लोग सब कितनी शांति से खड़े हैं, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है। हमने एक समृद्ध भारत का निर्माण किया है, और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नीचे स्तर तक, हम गरीबों तक, महिलाओं तक, भाजपा की सरकार नीचे तक पहुंची। और आपने अभी देखा कि लाडली बहना में जिस तरीके से सुपर कॉरिडोर के वहाँ पे बहनें जिस तरीके से एकत्रित हुई हैं, और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी का जगह जगह पर सम्मान हो रहा है, वो एक अद्भुत सम्मान है। बहनें उतर उतर के राखी बांध रही है उनको, और वास्तव में जब विकास इतना किया है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? देखिए, ये एक स्वाभिमान राशि है, जो ऐसी गरीब तबके की बहनें जिनका इन लोगों ने लाखों सालों तक शोषण किया है, उनके बारे में विचार तक नहीं किया। सहरिया प्रजाति की बहनों को जब मुख्यमंत्री देखते हैं, डिंडोरी की बहनों को जब देखते हैं, उनके पाँव में इतने सालों की इनकी सरकार के बाद भी चप्पल नहीं आ पाई, यह चिंतनीय विषय है। सुनिए, जो ये आंगनवाड़ी महिलाओं को आदेश दिया गया है कि आप जबरदस्ती मोहल्ले की भीड़ लाओ, जैसे करके आपको भीड़ लाना है, लेके तो लाडली बहना ही को आ रहे हैं। लाडली बहना नहीं, आप जाओ सर्वे करिए ना, सर्वे करिए ना। जवाब सुन लीजिए। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकांत मानववाद को मानते हैं, और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम। और ये रेवड़ी की जो बात कांग्रेस कर रही है, ये विकास के नाम पर कोड़ी नहीं देते हैं। और अगर इनको लाडली बहनाओं से उतनी इनको तकलीफ है, तो कांग्रेस बोलते कि लाडली बहना योजना बंद करना चाहिए। कांग्रेसी मित्र सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि लाडली बहना योजना? सुमित मिश्रा जी, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्यों इस योजना का पूरा प्रचार पूरे देश भर में नहीं कर रहे हैं? और क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के 18 साल बाद याद आई? उत्तर प्रदेश की महिलाओं पे क्या महंगाई की मार नहीं गिर रही है? गुजरात
गुजरात की महिलाओं पे क्या महंगाई की मार नहीं पड़ रही है? सिर्फ मध्य प्रदेश में चुनाव आए हैं, 50% कमीशन जीत गई ना सरकारें, उनकी बन गई, इसलिए जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में बन गई। वही तो कह रहे हैं, सरकार बनाने के लिए ये जो आप मानना चाह रहे हो, देखिए भैया, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए कि वहाँ उनकी सरकार बन गई है, इसलिए उन्हें वहाँ पे लाडली बहनाओं की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सरकार बनानी, इसलिए रेवड़ी के वो जो बोल रहे हैं शब्द, वही चीज वो मानेंगे। आप रेवड़ी से सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन, भारतीय जनता पार्टी सड़क, बिजली, पानी, और यही कांग्रेस के मित्र और इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे आते हैं। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि भेजते हैं और 6,000 शिवराज जी 12,000 रुपए खाते। रेवड़ी से सरकार बनाएंगे? कांग्रेस के राज में टेम्पो चलते थे। कांग्रेस के राज में टेम्पो चलते थे। शिवराज की सरकार में मेट्रो चल रही है। 2003 के पहले राज्य में बीमारू राज्य हुआ करता था। 2003 के पहले बीमारू राज्य हुआ करता था। जवाब देना आप लोग कुछ। 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार और तबादला उद्योग के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। लोग परेशान हुए। भ्रष्टाचार 15 महीने की सरकार। 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी के 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बात हो रही है, 4 सीटें आपके हाथ से चली गई पिछली बार, वो कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें हम जीत जाएंगे। इंदौर की बात कर लिए ना, इंदौर में क्या नया करने वाले? आप लोग कह रहे हैं कि स्वच्छता में नंबर बने, यहाँ नंबर बने, वहाँ नंबर बने, फिर भी आपके पास से सीटें चली जाती। देखिए, पिछली बार इन्होंने किसान को 2 लाख रुपए कर्जे का शिगुफा छोड़ा था, इन्होंने बेरोजगारी का शिगुफा छोड़ा था। अब 18 महीने में जनता इनको समझ चुकी है। इंदौर और दूसरी बात, इंदौर रही बात इंदौर की, तो इंदौर को हम टेम्पो से उठाकर मेट्रो पर लाए हैं। आज इंदौर में नर्मदा का 7वां चरण आ रहा है। आज इंदौर स्वच्छता में 1 नंबर है। आज इंदौर के अंदर एजुकेशन का एक हब बन गया है। इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। इंदौर का रेलवे स्टेशन का विकास की बात कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस बता दी। इंदौर की बात हो रही है। इंदौर की बात देखिए, इंदौर इंदौर में लगभग अभी 25 ब्रिज निर्माण दिन और कम से कम 8 बन गए हैं। आपने क्या किया? 2003 में आपकी सरकार थी, 18 में आपकी सरकार बनी, क्या किया? अब सुन लीजिए। अरे टेम्पो से लेकर मेट्रो तक के लाने की बात है। 24 सितंबर 2019 को माननीय कमलनाथ जी इंदौर में मेट्रो लाए। अब ये 24 सितंबर 2019 फिर आ गया है। 2 साल पहले माननीय कमलनाथ जी ने मेट्रो की शिलालेख बनाया। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की बात करें तो हम 9 सीटों का आंकलन इसलिए कर रहे हैं कि 3 हमारे पास है, 6 भारतीय जनता पार्टी की बात है, और 6 भारतीय जनता पार्टी की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में नियमित तरीके से आ रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी कि अगर इन्होंने इतना अच्छा काम करा होता है मेट्रो, वो कह रहे इंदौर में अगर इतना अच्छा काम करते तो भारतीय जनता पार्टी के इनके वरिष्ठ नेता जितने तमाम लाइन लगा के कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े रहते, कोई नहीं आता। आप बता दी। वो कह रहे हैं लाइन लगी। अभी देखिए, 4 पूर्व विधायक ज्वाइन कर लिए आपकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए चुनाव के ठीक पहले, तो ये लाइन तो लगी। बात तो सही है। देखो, हमारी पार्टी से जो भी जा रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इस पंगत से उठ के उस पंगत में, उस पंगत से उठ के उस पंगत ही है क्या आजकल? जिन्होंने 4 पंगत जिमी हो, क्या पार्टी जीवन भर उनको जिमाएगी? पार्टी के अंदर हर आदमी को हर हाथ के साथ काम और हंस के लिए काम होता है। और जो लोग चुनाव के समय पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो अपने निजी स्वार्थों के कारण जा रहे हैं। निजी स्वार्थों के कारण अगर उन्हें जनता ने नकार दिया है तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करना चाहिए और संगठन सुनिए, उमेश शर्मा जी इसका जवाब देना चाहता हूँ। सुमित मिश्रा के मेरी बात सुनिए। स्वर्गीय उमेश शर्मा जी की आज पुण्यतिथि है। साल भर पहले उमेश भाई का निधन हुआ और उसके बाद साल भर पहले उमेश भाई को मुख्यमंत्री खुद कह के गए कि मैं इनकी हर तरह से मदद करूंगा। आज साल भर बाद उनका पूरा परिवार कर्जे में डूबा है। ये उनके शिष्य। बड़ी बात। उमेश शर्मा आपके नेता है। वो कह रहे हैं साल भर पहले आपके लोग आए, तमाम बातें करके चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि, लेकिन कोई पूछने भी नहीं गया। तो जब पार्टी के लोगों को नहीं पूछेंगे तो काम कैसे? विवेक खंडेलवाल जी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ,
आज शाम को माननीय विधायक आकाश जी ने उमेश भैया की पुण्यतिथि पर शंकर बाग में भजन संध्या और 1000 लोगों का भंडारा जा रखा है, आप भी उसमें झूमने आना। देखिए ये श्रद्धांजलि एक दिग्गंत व्यक्ति के लिए और एक वरिष्ठ व्यक्ति के लिए यही प्रकार का सम्मान होता है। और अगर कांग्रेस को इतना डर लग रहा है तो अध्यक्ष के ऊपर एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत आ रही है? अगर आप मुख्यमंत्री बोल के गए हैं कि आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन एक कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ता का परिवार आज रोड पे है। मेरा विवेक भाई से ये निवेदन है कि गंभीर मुद्दा है। मेरा विवेक भाई से निवेदन है कि जब गांधी भवन पर देवेंद्र यादव को आपके कांग्रेसियों ने पीटा था, जब आप कहाँ थे, और जब आपके ऊपर नोटिस दिया था आपको, जब कांग्रेस कहाँ थी? आप जिस पार्टी की बात कर रहे हो वहाँ पर आपकी स्वयं की इज्जत नहीं है। उस आदमी को हमने पार्टी से निकाल दिया। जिनने देवेंद्र भाई के साथ में हरकत करी थी वो भाजपा का आदमी था, उसको हमने निकाल दिया और उन्हें तत्काल भाजपा ज्वाइन कर ली है। पार्टी तो कहती है देवतुल्य कार्यकर्ता है। यदि वो उमेश जी की बात करें तो गंभीरता से बात कीजिए ना। देखिए उमेश जी के लिए पूरी पार्टी चिंतित है और उसके बेटे की जो फीस है, उमेश भैया के बालक की जो फीस है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी कार्यपरिषद सदस्यों ने रखकर उसे माफ कर दिया है। और जहां तक आर्थिक मामला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इस पूरे विषय को देख रहे हैं और बैंक से सेटलमेंट चल रहा है। मुश्किल से 1-8 महीने के अंदर उनका जो सारे सेटलमेंट करा दिया। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत। मेरा 1 साल हो गया, 1 साल उमेश भाई को 1 साल हो गया। आज उनके बेटे का स्टेटमेंट पढ़िए, उनका बेटा रो रहा है कि हमको जो साल भर पहले बोल के ये जैसा बता रहे हैं उमेश शर्मा जी एक सक्षम और समृद्ध कार्यकर्ता थे, जैसा आप बता रहे हो वैसे वो कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक बहन उमेश शर्मा जी के साथ है और उनके बच्चे के साथ है। इस तरह का प्रोपोगेंडा करने से कुछ भी नहीं होता है। उमेश शर्मा जी कोई सड़क पे पड़े कार्यकर्ता नहीं थे। उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के गौरव है और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल शोषण नहीं कर रही है। मुझे मेरी पार्टी ने वोट दिया, आज मैं जो कुछ हूँ भारतीय जनता पार्टी के कारण से। 3 नंबर परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि परिवारवाद को खत्म करो। 3 नंबर विधानसभा का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है परिवारवाद का। सुमित मिश्रा को टिकट क्यों नहीं देते हो? ये भी 30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का जीजा ललित पोरवाल का भारतीय जनता पार्टी छोड़ कार्यकर्ता की कांग्रेस क्यों आ रहे हैं? वो उनको अगर आना पड़ रहा है तो उनके बेटे वो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे। मेरा इन लोगों से पूछना है कि ये ललित पोरवाल जी का जैसा बोल रहे हैं, ये पहली बात तो सुन लीजिए पहली बात सुन लीजिए, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आइए। पहले राहुल और प्रियंका को पार्टी से भगाओ, उसके बाद परिवारवाद की बात करना। पहले नकुल नाथ से हटाओ, पहले जयवर्धन सिंह को हटाओ, उसके बाद परिवारवाद की बात करना। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। अब ये फिर एक विधानसभा पे बात कर रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि सालों से सोनिया इनकी मम्मी बनी हुई है और राहुल गांधी भैया बने। तो फिर आप एक विधानसभा पे बात मत करिए, पहले अपनी पार्टी को सुधारिए। आप इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर के लिए इन्होंने क्या करा? चौकीदार की बात तो पिछली बार भी हुई। चौकीदार की जब आपने बात की, लोकसभा आपके हाथ से चली गई। हमने इसलिए बोला चौकीदार चोर है और ये प्रमाणित हो चुका है। ये सब दूर से प्रमाणित हुआ है। ये अडानी अंबानी सरकार में रहकर गृह मंत्री जी को जो है मध्य प्रदेश में आके गुप्त मीटिंग करना पड़ रही है। मर्यादा रखना पड़ेगी। फिर आप अगर सम्मान दोगे हम भी सम्मान देंगे। आप चौकीदार चोर बोलोगे नहीं रही है। इनको माँ नाम से तकलीफ क्यों है? ये क्या इनकी माँ नहीं है जो इनको मम्मी को? तो आप परिवारवाद चला रहे हो। इन्होंने ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है। तो क्या परिवारवाद पर चुनाव होगा? चुनाव का मुद्दा क्या परिवारवाद होगा? परिवारवाद होगा, चुनाव के विकास का मुद्दा होगा। देखिए परिवारवाद मुद्दा होगा या विकास का मुद्दा होगा? अब तो विकास का बीजेपी की शासनकाल में हुआ है ना। परिवारवाद पे ये बात करने आए तो हम इनको बता रहे हैं, हमारा तो विकास मुद्दा है। हमारे लिए देश की जनता वोट बैंक नहीं है, परिवार है। इनके लिए देश की जनता वोट बैंक है और ये चाहते हैं कि वो इटली से आई मम्मी को पूरा देश मम्मी बोले। से आई, इटली से आए, हमारी देश में आए। अगर कोई महिला अगर किसी देश में आके बहू बन जाती है तो उसको आपके ऐसे ही बोला जाता है। कांग्रेस के जितने भी मित्र हैं ये पढ़ लिख कर आते नहीं है। एक तो मुद्दे की बात लीजिए, मुद्दे की बात कर लीजिए। ये मुद्दे की बात करते नहीं है, पढ़ लिख के आते नहीं है, चिल्ला के आते हैं। मेरा इनसे एक प्रश्न है कि ये लोग
कभी राम के अस्तित्व को नकारते हैं, कभी राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, अब भारत माता को नकार रहे हैं। ये लोग आज इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरा इनसे कहना है कि आप मेरे साथ सराफा चल रही है, आप मेरे साथ कपड़ा बाजार चलिए। हमारे यहाँ यदि कोई फर्म डूब जाती है या कोई दिवालिया हो जाती है तो वो अपनी फर्म का नाम बदल लेते हैं। जी। तो इसी प्रकार इन्होंने अपनी ये दिवालिया और ये फ्रॉड हो गए, इन्होंने अपनी फर्म यूपीए का नाम बदल लिया है क्योंकि ये दिवालिया हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी दिवालिया हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में दिवालिया हो गया, इसलिए बौखलाहट यही है। ये कंपनी के 20 पैसे ट्वीट वाले कार्यकर्ता 20 पैसे मिलते हैं इनको। आज का मानदारी चुनाव है, विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए। दोनों दल के अपने वादे दावे होते हैं, लेकिन विकास की बातें कम, बात हिंदुत्व पर आ जाती है, बात परिवार बात पर आ जाती है। क्या 2023 में यही दिखाई देगा? और यदि ऐसा होता है तो निश्चित है बहस गर्म होती रहेगी। बहस गर्म में इतना ही। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसली। नमस्कार।